आप सभी लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज 2 दिन के गैप के बाद आज फिर से क्लास ले रहा हूँ। कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण ये क्लास 2 दिन तक बंद करनी पड़ी। ठीक है, तो मेरा नाम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम इंद्रेश कुमार है और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया है 2024 के दिसंबर में। ठीक है, विद 99.82 परसेंटाइल के साथ। इस समय मैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा है, जिसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में पिछले कई लेक्चरों में, इससे पहले जो सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता है वो करवा चुका हूँ, नगर निर्माण योजना। ठीक है, उसको थोड़ा रिकैप करवाने के बाद उसकी जो दूसरी और सबसे मुख्य विशेषता है उसका नाम है भवन निर्माण योजना, जो कि उसे अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग करती है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, सुमेरिया की सभ्यता थी, चीनी सभ्यता थी। ठीक है, तो इन सभ्यताओं से अलग करते हैं। तो ये देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी, जो भारत की मुख्य, भारत और पाकिस्तान की सभ्यता थी, ये किन किन मायनों में खास थी। यहाँ की सिंधु सभ्यता के भवन निर्माण योजना या भवन किस तरह के बनाए जाते थे, या इस यहाँ के नगर प्लानिंग कैसी थी, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ के जो मुख्य स्थल है उनके बारे में भी डिटेल्ड अध्ययन करवाया जा चुका है, जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूजीसी नेट जो दिसंबर का आने वाला है उसकी बात हो, या एसएससी का एग्जाम हो, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, या अन्य जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के जो भी एग्जाम है जिसमें हिस्ट्री आता है, जीके जीएस पूछा जाता है, उन सब के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। अभी तक मेरे लगभग 45 के तकरीबन में लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो आज जिस सेशन की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है भवन निर्माण योजना। ठीक है, कल कुछ लेक्चर अधूरा रह गया था, उसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना की। ठीक है, तो यहाँ के जो नगर होते थे, क्या विशेषता थी, तो यहाँ के जो नगर बनाए जाते थे वो पूर्णतः क्या होते थे, योजनाबद्ध तरीके से नगर बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे? योजनाबद्ध तरीके से। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? अब शहरी थी, तो शहरों में जो घर बने होते हैं वो कैसे बने होते हैं? प्लानिंग के तहत, यानी योजना के तहत बने होते हैं। नालियों का प्रबंधन अच्छी तरीके से किया जाता है, नालियों का प्रबंधन होता है, नालियों का प्रबंधन होता है। ठीक है, सड़कें पक्की बनी होती हैं। ठीक है, योजना किसकी? भवनों की योजना जो होती है, भवन योजना जो बनाई जाती है, भवन अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं, नालियाँ होती हैं। ठीक है, पानी निकालने की व्यवस्था जो होती है वो सारी चीज अच्छे तरीके से बनाई जाती है। बात चल रही है सिंधु सभ्यता के भवन निर्माण योजना की, तो जो यहाँ पे जो मकान बनाए जाते थे वो योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे? योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। ठीक है, दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पे जो भी मकान बनाए जाते थे, ठीक है, जो भी यहाँ पे मकान बना होता था, जो भी यहाँ एक मकान होता था, मकान में बीच में क्या होता था? बीच में होता था आंगन। जैसे मान लो कि पूरा एक मकान की बात चल रही है, तो ये बीच में बना हुआ है आंगन, क्या बोलेंगे इसे? कोर्टयार्ड, आंगन। ठीक है, इसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। क्या बने होते थे? चारों तरफ कमरे बने होते थे। जब चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे, ठीक है, तो इसी में क्या बनाया जाता था? इसी में शौचालय होते थे, स्नान गृह होते थे, या अन्नागार। शौचालय हो गया, स्नान गृह हो गया, कमरे हो गए, या आंगन जो भी बनाया जाता था, आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे। ठीक है, आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे। तो क्या हो गया? मकान जो होते थे वो कैसे होते थे? चौकोर होते थे। चौकोर का मतलब है आयताकार या चतुर्भुजाकार में बने होते थे। कैसे बने होते? चतुर्भुजाकार, यानी प्लानिंग के तहत बनाए गए थे, चतुर्भुजाकार बनाए जाते थे। दूसरी बात ये थी कि बीच में क्या होता था? बीच में आंगन होता था, बीच में आंगन होता था। जैसे आजकल के नगरों की प्लानिंग की जाती है, सेम इसी टाइप के नगर उस समय भी बनाए गए थे। तभी ये बात चौंकाने वाली है कि आज से 4500 वर्ष पूर्व, जब दुनिया के किसी भी देश में शहरों की व्यवस्था थी ही नहीं, लोग गांव की तरह जीवन व्यतीत करते थे, उस समय हड़प्पा सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, यहाँ पे नगरों की प्लानिंग देखने को मिलती। ये आश्चर्य की बात है। इतनी अच्छी भवन निर्माण, नालियों का प्रबंधन, सड़कें, ईंटें, ये जो भी उस समय के जो दरवाजे बने होते थे या अन्नागार बने होते थे, देख के अद्भुत आश्चर्य होता है कि जो आजकल की जो आज व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है हिंदुस्तान में, वो आज से 4500 4,000 साल पहले थी। तो इस बात को लेकर आश्चर्य प्रकट होता है कि आज की तरह जैसे बीच में आंगन हो गया,
चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। इसमें क्या होता था, स्नान गृह होता था, स्नान गृह बताओ बनाए जाते थे। शौचालय की व्यवस्था तब भी थी, शौचालय का कॉन्सेप्ट था। और शौचालय भी किस तरह के थे, देसी शौचालय नहीं होते थे, फ्लश टॉयलेट होते थे, जो आजकल आधुनिक तरीके के होते हैं शौचालय होते थे, फ्लश टॉयलेट होते थे। शौचालय हो गया, ठीक है, स्नान गृह हो गया। इस तरह की जो इमारतें जो थी ये एक बिल्डिंग या एक मकान में बनाई जाती थी, ठीक। दूसरा बताया गया कि जो सड़कों के चारों तरफ जो मकान बने होते थे, जैसे कल मैं बता रहा था कि जो सड़कें होती थी, ये है सड़क, ठीक है, या इस तरह से जो सड़क बनाई गई, इसके चारों तरफ जो भी मकान बनाए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मकान बनाए जाते थे वो 2 मंजिला होते थे। कैसे होते थे, 2 मंजिला मकान बनते थे या 3 मंजिला मकानों के साक्ष्य मिले। मकान कैसे होते थे, मकान जो होते थे 2 मंजिले होते थे, 2 या 3 मंजिले होते थे, 2 या 3 मंजिले होते थे। मकानों में क्या होता, 2 या 3 मंजिले होते थे, मकान 2 मंजिले या 3 मंजिले होते थे, ठीक है। और क्या व्यवस्था देखने को मिलती, जब मकान 2 या 3 मंजिले होते थे तो यहाँ पे छतें कैसी बनी होती थी, जो यहाँ की छतें जो बनाई जाती थी वो लकड़ी की बनी होती थी। कैसी छतें, ये आश्चर्य की बात है कि छतें लकड़ी की बनाई जाती थी और सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। छतें लकड़ी की होती थी और सीढ़ियाँ जो मिलती हैं वो ईंटों की मिलती, वो भी पकाई ईंटों के। सीढ़ियाँ जो मिलती हैं वो ईंटों की मिलती हैं, ईंटों की पकाई, यानी पकाई गई ईंटों की जो सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। यानी बहुत सारे जो आप लोगों ने फोटोज देखे हुए या चित्र देखे हुए किताबों में, जो जब खुदाई की गई हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की, तो वहाँ पे जो सीढ़ियों के साथ मिलते हैं वो पकाई गई ईंटों से मिलते हैं, और जो छतें मिलती हैं वो लकड़ी की मिलती हैं, ठीक है। मकान 2 या 3 मंजिले होते थे, ये चीज समझ में आ गई। अधिकांश घरों में क्या होता था, अधिकांश घरों में कुएं देखने को मिलते हैं, अधिकांश घरों में क्या मिलते हैं, अधिकांश घरों में कुएं मिलते थे। यानी उस समय नलों की व्यवस्था नहीं होती थी, तो क्या लिखा, अधिकांश घरों में कुएं होते थे। या और कुछ अपवाद स्वरूप भी हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे जो कुओं का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, मतलब कुएं वहां पे नहीं होते थे। लेकिन ज्यादातर मोस्टली जो है घरों में कुएं खुद के होते थे, निजी होते थे, सार्वजनिक नहीं होते थे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, योजनाबद्ध तरीके से बने होते थे। मकान जो होते थे चौकोर होते थे, बीच में आंगन होता था, चारों तरफ कमरे बनाए गए थे, स्नान गृह या शौचालय की व्यवस्था करी गई थी। मकान जो थे वो 2 या 3 मंजिला बनाए जाते थे। मकानों की जो छतें होती थी वो लकड़ी की बनाई जाती थी, और जो सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है, सीढ़ियाँ जो होती थी वो पकाई गई ईंटों की बनी होती थी। अधिकांश जो घर बनाए गए हैं वहां पे कुएं मिलते हैं, ठीक है। और अब बात आती है कि जो मकान है, ठीक है, मकानों के जो दरवाजे होते थे, मकानों के दरवाजे जो होते थे, मकानों के दरवाजे जो होते थे वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुल करके, किसकी तरफ, मुख्य सड़क, यानी जो सड़कें आजकल बनी होती है, मान लो तो ये जैसे ये सड़क बनी हुई है, तो इन लोगों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुल करके, यानी उस समय के लोग ये भी जानते थे कि मुख्य सड़क की तरफ अगर दरवाजा होगा तो एक तो क्या होगा, सड़कों पे जो वाहन चल रहे हैं या गाड़ियां चल रही हैं उससे धूल उड़ा आ सकता है, या बच्चे जो बाहर खेलने के लिए निकले तो एक्सीडेंट हो सकता था। शायद ये सोच के उन लोगों के जो घर होते थे, वो लोग वो जो गलियां होती थी, यानी पीछे की तरफ दरवाजे खुलते थे, मेनली मुख्य सड़क की तरफ न खुल के दरवाजे कहाँ खुलते थे, गलियों में खुलते थे। मकानों के दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर, मुख्य सड़क की तरफ मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर कहाँ, गलियों में खुलते थे, गलियों में खुलते थे, गलियों में खुलते थे। लेकिन इसका एक अपवाद मिलता है, अपवाद स्वरूप अगर देखा जाए, अपवाद स्वरूप अगर ये चीज देखी जाए तो लोथल जो है, क्या है, लोथल, यहाँ जो दरवाजे मिले हैं, ठीक है, लोथल में जो दरवाजे मिलते हैं वो गलियों में ना खुल करके का मुख्य सड़क की तरफ खुले हुए हैं। तो लोथल में घरों के दरवाजे जो दरवाजे जो मिलते हैं लोथल में, घरों के दरवाजे जो मिलते हैं वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। ये चीज समझ में आ गई होगी।
कि जो लोथल है यहाँ पे अपवाद स्वरूप में जो घरों के दरवाजे मिलते हैं वो मुख्य सड़क की तरफ ही खुलते थे, ठीक है। ऐसा साक्ष्य देखने को मिलता है। अब दूसरी बात आ गई कि यहाँ जो मकान बनाए जाते थे वहाँ पे ईंटों का साक्ष्य कैसा होता था, या किस तरफ की ईंटों की प्लानिंग होती थी, तो देख लेते हैं। दूसरा जो है, तो पहला जो तरीका था ये क्या थी, मकान जो या नगर बनाए जाते थे वो योजनाबद्ध तरीके से बनाए होते थे। मैंने मकानों का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, किस तरह गलियों में खुलते थे नहीं खुलते थे। अब बात आ रही है ईंटों की, ठीक है। ईंटें कैसी होती थी, ईंटों का आकार, ईंटों का आकार, तो यानी ज्यादातर जो मकान मिले हैं, मोस्टली जो मकान बनाए गए थे वो पकाई गई ईंटों से बने होते थे। पकाई गई ईंटों से बनते थे। जो सड़कें बनाई गई थी वो कच्ची भी होती थी और पक्की भी होती थी, लेकिन सड़कों का जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो पक्का, पक्की जो सड़कें मिलती हैं वो केवल कालीबंगा में मिलती हैं। कैसे मिलती हैं, कालीबंगा में पक्की सड़कों के साक्ष्य मिलते हैं, पक्की सड़कें। उसमें डामर, जो डामर होता है आजकल उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो पक्की सड़कें जो बनाई जाती थी, मोस्टली कच्ची सड़कें ही मिलती, तो पकाई गई ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। ईंटों का आकार है, तो यानी ज्यादातर जो भवन बनाए गए वो पकाई गई ईंटों से ही बनते थे। अब बात आती है कि जो दीवार बनाई जाती थी, क्या बनाई जाती थी, दीवारें जो थी, दीवारें हो गई या फिर सीढ़ियां जो थी, ये पकाई गई ईंटों से ही बनते थे। ये सीढ़ियां जो थी ये किससे बनते थे, ईंटों से ही बनते थे, ईंटों से बनते थे। जो छतें होती थी, जो छतें ये लकड़ी की बनी होती थी, किसकी बनी होती थी, लकड़ी की बनाई जाती थी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी। और अब बात आ रही कि ईंटों का आकार क्या होता था, तो ईंटों का आकार जो होता था घनाभाकार होती है, तो इसका जो अनुपात मिलता है, ईंटों का जो अनुपात वो मिलता है 4:2:1, यानी इस टाइप से मिलती है। यानी लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर थी तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और हाइट 1, इस तरह की जो ईंटें मिलती हैं ये इस अनुपात में मिलती हैं, ठीक है। जो सब दूसरा एक फैक्ट और है यहाँ से, सबसे बड़ी ईंटों का जो साक्ष्य मिलता है, सबसे बड़ी ईंट जो मिली है वो कहाँ मिली है, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो से मिलता है। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य जो मिलता है वो मिलता है मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदड़ो से। ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ ईंटों का जो आकार होता था वो कैसे होती, पकाई गई ईंटें थी, दीवारें बनाई जाती थी, इससे सीढ़ियां बनाई जाती थी ईंटों से। लेकिन जो यहाँ के जो छतें मिली हैं, इन मकानों की जो छतें होती थी वो लकड़ी की बनाई जाती थी, ठीक है। अनुपात में किस अनुपात में मिलती हैं, ईंटों का आकार क्या था, तो 4:2:1 में मिलती हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य जो मिलता है वो मिलता है मोहनजोदड़ो से। अब तीसरी जो बात आती है और मुख्य बात जो है वो है यहाँ के अन्नागार। और ये भवन निर्माण योजना मिलती कहाँ थी, ज्यादातर नगरों में ही मिली, यानी नीचे दुर्ग जो बनाए होते थे वो तो रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे, ठीक है। तो दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी जो विशेषता आएगी वो आएगी अन्नागार। क्या आ जाएगा, अन्नागार। अब अन्नागार के बारे में कहाँ से मिलते हैं, अन्नागार के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं हड़प्पा से मिलते हैं। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, उत्खनन से ही पता चला, यानी सिंधु सभ्यता के उत्खनन से हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, और क्या हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिले, से अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं, से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो अन्नागार जो मोहनजोदड़ो में जो सब मिला है अन्नागार, वो सबसे बड़ा अन्नागार का साक्ष्य जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। दूसरी बात यह आ गई कि जो ज्यादातर जो अन्नागार बनाए जाते थे वो नदियों के किनारे या दुर्ग के बाहर बनाए जाते थे। कहाँ, अन्नागार का मतलब ये होगा कि वहां पे अनाज, यानी व्यापारी अपना अनाज को लेकर आते थे और वहां पे चबूतरा टाइप से बने होते थे और वहां पे अपना अनाज रखते थे। तो क्या हो जाएगा, जो अन्नागार जो था ये दुर्ग के बाहर मिलते थे, दुर्ग के बाहर या नदियों के किनारे, नदियों के तट पर, नदियों के किनारे या तट पर मिलते थे। शायद अन्नागार इसीलिए नदियों के किनारे या दुर्ग के बाहर बनाए जाते थे कि अगर अनाज बेचने के पश्चात जो भूसी बची या कूड़ा कचरा जो भी बच जाता था शायद उसे नदियों में ही प्रवाहित कर दिया करते थे,
ठीक है। तो दुर्ग के बाहर या नदियों के किनारे मिलते हैं। एक अन्नागार जो मिला वो दुर्ग के अंदर मिला है। अपवाद स्वरूप में मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार मिलता है वो दुर्ग के अंदर मिलता है। क्या है, नदियों के किनारे मिलते थे, ये ठीक है। हाँ, तो एक अपवाद स्वरूप में ये आता है। अपवाद स्वरूप अगर देख लिया जाए, अपवाद स्वरूप जो देख लिया जाए वो अपवाद स्वरूप में आता है मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो था वो दुर्ग के अंदर ही था। अपवाद स्वरूप में मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग था, मोहनजोदड़ो का दुर्ग जो था, मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो था वो दुर्ग के अंदर था, दुर्ग के अंदर था। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। लकड़ी से निर्मित जो एक अन्नागार का साक्ष्य मिलता है वो लोथल से मिलता है। लकड़ी से भी निर्मित अन्नागार बनाए जाते हैं। तो अन्नागार की बात आ गई, तो अगर लकड़ी से निर्मित आ जाए, लकड़ी, ये फैक्ट है, लकड़ी से निर्मित अन्नागार का साक्ष्य, अन्नागार का जो साक्ष्य मिलता है वो लोथल से प्राप्त होता है। कहां से, लोथल से, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि सैंधव सभ्यता की जो नगर निर्माण योजना की बात चल रही थी उसके बाद आया था भवन निर्माण योजना। अगर कोई पूछे कि सैंधव घाटी सभ्यता की 3 मुख्य विशेषताएं बताओ या 2 मुख्य विशेषताएं बताओ, तो सैंधव सभ्यता में जो नालियों का प्रबंधन किया जाता था या सड़कों की जो बनावट थी, ठीक है, ये पहली विशेषता हो जाएगी कि वहां का जो नालियों का प्रबंधन था वो उस समय यानी तत्कालीन समय में, ठीक है, आज से 4500 वर्ष पूर्व, उस समय किसी भी सभ्यता में ऐसा दृश्य, सुंदर दृश्य नहीं देखने को मिलता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता हो जाएगी कि यहाँ के जो भवन होते थे वो 2 मंजिला या 3 मंजिला बने होते थे, सड़कों के किनारे बनाए जाते थे, और जो मकानों के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर गलियों में खुलते थे। ये चीज याद हो जाएगी। अब अगर ये चीज है तो ये चीज तो समझ में आती है कि सैंधव सभ्यता के जो मकान होंगे वो योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। मकान चतुर्भुजाकार होते थे, प्रत्येक घर में आंगन होता था, चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे, उसी में शौचालय होता था, स्नान गृह होता था। बिल्कुल आज की तरह ही कॉन्सेप्ट था। आजकल जो भी नगर बसाए गए हैं, जैसे चंडीगढ़ है या ग्रेटर नोएडा है, नोएडा जो आजकल प्लानिंग के तहत बसाए जा रहे हैं नगर, उनमें ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। सड़कें निकली होती हैं, छोटी छोटी सड़कें एक सड़क से मिलती हैं और वहीं सड़क जाके मेन सड़क से मिल जाती है। और शायद उस समय जो सड़क मिलती थी हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में, उसे किस नाम से जानते थे, उसे राजपथ या प्रथम सड़क के नाम से भी जाना जाता था। मैंने बताया था कि जो छोटी छोटी सड़कें होती हैं वो मुख्य सड़क में जाके जुड़ जाती थी, तो उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस की संज्ञा दी गई थी। तो चारों तरफ मकान होते थे, कमरे होते थे। मकान 2 या 3 मंजिला होते थे। जो छतें बनाई जाती थी वो लकड़ी की होती थी, ठीक है। सीढ़ियाँ जो थी वो पकाई गई ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, यानी सीढ़ियाँ जो बनी होती थी ईंटों की बनाई जाती थी। अधिकांश घरों में कुएं का कॉन्सेप्ट मिलता है। मकानों के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर गलियों में खुलते थे। लोथल में जो है, अपवाद स्वरूप की अगर बात करी जाए तो लोथल आ जाता है। तो लोथल से जो मकानों के जो दरवाजे होते थे वो कहाँ, मुख्य सड़क की तरफ ना खुल करके नहीं, मुख्य सड़क की तरफ ही खुलते थे। यानी अपवाद स्वरूप में लोथल आता है, लोथल के जो घरों के दरवाजे तो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। बाकी अन्य जो शहर थे, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, बनावली था, कालीबंगा, रोपर, तो वहाँ जो मकानों के साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ, वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के गलियों में ही खुलते थे। ईंटों के आकार की बात कर ली जाए तो यहाँ से ईंटों का जो आकार मिलता है 4:2:1 के रेशियो में ईंटें मिलती हैं। और सबसे बड़ी जो ईंट का साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है। अब यही विशेषताएं जो है मुख्य। तीसरी बात आती है अन्नागार की। तो अन्नागार के जो साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीगंगा से मिलता है। जो अधिकांशता जो बनाए जाते थे अन्नागार, वो दुर्ग के बाहर होते थे या नदियों के किनारे होते थे, जिससे कि दुर्ग के बाहर या नदियों के किनारे बनाने का शायद उद्देश्य यही रहा था कि जो भी यहाँ से कूड़ा कचरा या जो भूसी रह गई या अन्य तरह के जो भी पदार्थ होते थे वो नदियों में फेंक देते थे, बाहर प्रवाहित कर दिया करते थे, ठीक है। अपवाद स्वरूप जो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार मिला था वो दुर्ग के अंदर था। मैंने बताया था कि यहाँ के जितने भी नगर थे 2 स्तरीय नगर थे, सिवाय धौलावीरा को छोड़ के। धौलावीरा त्रिस्तरीय था, दुर्ग था, मध्यम नगर था और निचला नगर था। बाकी जितने भी शहर मिलते हैं, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, बनावली, 2 स्तरीय थे। एक दुर्ग होता था और एक क्या होता था, नगर होता था, यानी पूर्वी टीला
पश्चिमी टीला बताया था कि जो दुर्ग होता था उसमें राजा के अधिकारी लोग रहते थे, सार्वजनिक भवन होते थे या प्रशासनिक भवन होते थे जहाँ पे राजा या उससे जो रिलेटेड पुरोहित वर्ग के लोग होते थे वो लोग रहते थे। और जो नगर था उसमें तो जाहिर बात है कि श्रमिक रहेंगे, कारीगर रहेंगे, सामान्य लोग रहेंगे, ठीक है, इस तरह के जो व्यापारी थे वो रहते थे, ठीक है। तो ये विशेषताएं आज हो जाती हैं। अब मैं इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा सैंधव घाटी की सभ्यता की सामाजिक जीवन कैसा था, यानी वहाँ पे किस किस तरह के आभूषण पहनते थे, खान पान की क्या व्यवस्था थी, ठीक है, किन किन पशुओं का पशुपालन किया जाता था, धार्मिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वैदिक सभ्यता की बात आएगी। तो ठीक है, आप लोग अगर अच्छे से समझ में आए, ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आ रहा तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।